हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे एंड इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लाइक यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम के जो स्टेट पीसीएस है, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस एंड यस बीपीएससी और टीचिंग एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिप्स मिशन, तो इससे पहले आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन से पहले अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देने की बात होती है और इसमें जो कांग्रेस का डिमांड रहता है कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो अगस्त प्रस्ताव को जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसको मुस्लिम लीग समर्थन करती है। क्यों समर्थन करती है? क्योंकि संविधान बनाने की जो सभा थी, संविधान बनाने में जो निर्णय लिया जाएगा वो उनका भी लिया जाएगा, इसलिए वो सहमत थी। जबकि कांग्रेस इससे असहमत थी। अगस्त प्रस्ताव की बात हो रही है वही, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव आया था जिसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण, जो संविधान बनाने की एक असेंबली बनाई जाएगी, इसकी बात की गई थी। जो कार्यकारिणी समिति है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी, भारतीय सदस्य की। तो कांग्रेस इसने इसको हटा दिया क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया डोमिनियन स्टेटस। तो उसके बाद से देखा गया कि सत्याग्रह शुरू हो गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद ही सत्याग्रह आंदोलन होता है जो कि उतना सफल नहीं होता है। और देन क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, आपको पता है 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया जो कि 1945 तक चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ कौन रहता है? एक तरफ ब्रिटेन रहता है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन के साथ कौन है? इस ब्रिटेन को रसिया का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है। और एक तरफ आपका देखिए तो कौन है? जर्मनी है। जर्मनी के साथ जापान है। जापान भारत की तरफ बढ़ रहा था, सिंगापुर और म्यांमार बर्मा तक जो भी ब्रिटिशर के जो क्षेत्र थे उसको कब्जा कर लिया था। अब भारत पर भी इसका खतरा था कि ब्रिटिशर को ये ब्रिटिशर जो है भारत में भी थे ना, ब्रिटिश, तो भारत में ब्रिटिश का ही तो राज था, अब इस पर हमला कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति चल रही थी। तो भारतीयों ने, सुभाष चंद्र बोस ने पहले भी बोला था कि इसका लाभ उठाया जाए, पर गांधी जी कह रहे थे कि दुश्मन से हार से हम इतना पवित्र यानी स्वाधीनता नहीं ले सकते हैं। ब्रिटेन की कंडीशन ऐसी थी, जो अंग्रेज थे वो डर गए थे। तो ये सारी स्थितियां थी, परिस्थितियां चल रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका और चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत के स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था, जो इसके साथ में थे ब्रिटेन के। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था? स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, अभी देखिए पहले इतनी प्रस्ताव मिशन लेके नहीं भारत आते थे, प्रस्ताव इतने नहीं आते थे, लेकिन जब से ये सत्याग्रह हुआ और राष्ट्रमंडल से जो कांग्रेस है सभी 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे देती है, तो स्थिति बहुत अलग हो जाती है। तो यहाँ पे अमेरिका और चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि इस बार जो भारतीय थे अब वो पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, अब स्वतंत्र होना चाहते थे और भारत से ब्रिटिशर को भगाना चाहते थे। तो क्या हुआ फिर, जिसके फलस्वरूप जब अगस्त प्रस्ताव भी असफल हो गया, तो स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारत आया, नेताओं से वार्ता की। तो ये भारत कब आया? जो क्रिप्स मिशन था भारत आया 23 मार्च को भारत आता है, 23 मार्च 1942 को भारत आता है। 30 मार्च को ये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, 3 मार्च को ये प्रस्ताव पारित करता है। तो स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 1942 में भारत आया 23 मार्च को। इस मिशन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या पॉइंट्स थे इसके अंदर। तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा जाए, डोमिनियन स्टेटस से ही तो भारतीय नाराज थे। अब उनको ब्रिटिशर को भारत में भगाना, अब उनको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। वो बहुत पहले की जब नेहरू रिपोर्ट की थी तब वो था, अब नहीं चाहिए। अब सब में देश प्रेम की भावना है, सभी अब रेडी हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन ये बात इसमें कही गई थी, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा।
अधीन मतलब इसमें देखिए रक्षा जो चीज़ है, रक्षा वाली चीज़ है, अगर भारत राष्ट्रमंडल में किसी भी सदस्य को भारत चाहता है उससे संबंध बनाना तो वो बना सकता था, उस निर्णय ले सकता था, लेकिन रक्षा की जो चीज़ है, डिफेंस की चीज़ है, वो रक्षा वाली चीज़ें ब्रिटिश के पास ही रहेगी। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, ये तो पहले भी बोला गया था। जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्माती परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य, इसमें ये बात की गई कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इससे भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नहीं संविधान स्वीकार करना चाहे तो उसे वर्तमान संविधान स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यदि चाहता है कि वो नहीं, जो संविधान बन रहा है, और ब्रिटिशर जान रहते हैं कि भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग मान्यताएं होंगी, तो विवाद तो होगा ही। तो बोला गया कि भाई जो जिसको स्वीकार होगा, अगर ये संविधान बनेगा उसको स्वीकार होगा, नहीं स्वीकार होगा तो जैसी चल रही है स्थिति वैसे चलनी रहेगी। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा भी दी गई थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के जनता प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय है वो ब्रिटिश के पास होगा। तो रक्षा मंत्रालय का जो नेतृत्व करेगा वो ब्रिटिश सर करेंगे। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और इसके आगे, इसके जो पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर तिथि चेक है, इसके आगे शब्द यानी वाक्य जोड़ दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसको अब क्या कहा जा रहा था, एक सेकंड, हाँ, अब बोला था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और इसका बैंक नष्ट होने वाला शब्द जोड़ दिया था, वाक्य जोड़ दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ये जो मिशन आई थी, इससे बाद जो वार्ताकार जो कि मतलब जिन्होंने बात की, पूरा संभाला, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। भारत के, अब ये क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। पहले तो ये भी देख लीजिए किसने इसको सपोर्ट किया या नहीं किया। तो क्रिप्स मिशन को देखिए, मुस्लिम लीग भी इस बार सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में क्या होता है, अलग पाकिस्तान, अलग निर्वाचन, अलग देश की बात नहीं की जाती है, विभाजन की बात ही नहीं की जाती है, इसलिए मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं थी। और क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो कांग्रेस इसके सपोर्ट में नहीं था। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए कि मुस्लिम लीग भी नहीं सपोर्ट करता है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, PYQ। तो ये पॉइंट हो गया ना कि देखिए, अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग स्वीकार करती है, समर्थन करती है, पर क्रिप्स मिशन को ना तो कांग्रेस ना मुस्लिम लीग कोई समर्थन नहीं करता है। मुस्लिम लीग क्यों नहीं करती है, इसमें ना तो पृथक निर्वाचक मंडल की बात होती है और ना ही संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर देश का विभाजन की बात की जाती है, इसलिए मुस्लिम लीग भी इसका बहिष्कार करती है। तो इसी मिशन की असफलता के बाद ही देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जो एक मतलब कह सकते हैं एक मास मूवमेंट होता है, बहुत लोग आते हैं उसमें। और ये पहली बार ऐसा देखा गया कि जैसे कि बहुत लोग आए इसमें और लोगों में वो भावना थी, देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की वो भावना थी। लोग अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, या तो स्वाधीनता मिले या तो मरेंगे, ऐसा वाला कंडीशन था। और हाँ, ऐसा लोगों ने किया भी, मतलब इसमें हिंसा भी होगी इस आंदोलन में। क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 23 मार्च को आया था, और 30 मार्च को अपना प्रस्ताव रखा था। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव को प्रारूप घोषणा जो सर स्टोफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित था। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी युद्ध के बाद। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए ये मिशन लेके आया जा रहा है सो दैट जो भारतीय है ना, यो युद्ध में ब्रिटिशर के साथ आ जाए, ठीक है, युद्ध में ब्रिटिशर के साथ आ जाए, क्योंकि वो युद्ध में साथ में नहीं थे और जापान का खतरा लगा हुआ था लगातार। दूसरा प्रावधान है कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। तो ये भी था, वो अपना संविधान बना सकते हैं या जो भी करंट में अभी संविधान चल रहा है उसको स्वीकार कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, तो ये भी है, भारत की जनता ही एक असेंबली बनाई गई थी, जो लोग बनाना चाहते थे उनको, तो ऑल मतलब सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। 1942
के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी, किंतु सभी भारतीय राजाओं को भारत संघ में शामिल जबरदस्ती नहीं शामिल करना, या तो उनको स्वायत्तता दी गई थी, वो अपना संविधान बना ले, जो अभी चल रहा है उसको स्वीकार कर, ठीक है, ऐसा है, या फोर्स नहीं था, तो ये गलत। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, तो ये बात तो सही है कि भारत संघ बनाना और डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, ये तो सही है। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं की थी। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान नहीं, वो बोला है जिसको स्वीकार करना नहीं करना वो अपना बना सकता है। तो बी ऑप्शन में भी दे करेक्ट, एक संघ बनाना, जो ज्वाइन करना चाहते हैं करे, जो नहीं करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है वो बताएं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा देना, ये तो उसमें बात कही गई। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, न, ये भी ठीक है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों की समान ये तो बात ही नहीं की थी। प्रतिनिधित्व की बात करते तो मुस्लिम लीग, निर्वाचन की बात करते मुस्लिम समर्थन करता ना, तो ये नहीं कहा था। कोई भी भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, तो ये भी था कि संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, वो बाहर भी रह सकते हैं और अपना संविधान बना सकते हैं, या जो भी सिचुएशन अभी है उसके अकॉर्डिंग अगर चल रहा है तो वो चलने दें, ऐसा है। तो इसमें यही है कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति, ये गलत है, और गलत है ही पूछा है तो सही है ये। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परियोजना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, तो पूर्ण स्वतंत्रता देते तो भारतीय विद्रोह ही नहीं करते ना। स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भारत को 2 भागों में कर देना, नहीं, अगर विभाजित करते तो मुस्लिम लीग सपोर्ट करती ना। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रबंधन में शामिल होगा, ठीक है, गणतंत्र भी नहीं, भारत को डोमिनियन स्टेट देना था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की दर्जा दे रहे थे। किस दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक है? पोस्ट डेटेड चेक बोला था महात्मा गांधी ने, उसके आगे बोला था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ऐसा नेहरू ने ऐड कर दिया इसमें, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। देखिए रंगून पर जापानी क्या हुआ था, देखिए रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो गया था, जो अभी म्यांमार है, बर्मा जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके समाधान ढूंढा जाए और द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी विषम परिस्थितियां, देखिए एक तरफ तो भारत में ये कंडीशन हो रही थी और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसलिए ये मिशन भेजा गया कि भारतीयों को थोड़ा सा शांत किया जाए और सपोर्ट में लाया जाए। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, देखिए 3 सप्ताह ही रहते हैं, ये मार्च में आते हैं, 23 मार्च को अप्रैल में चले जाते हैं और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे बोला था पोस्ट डेटेड चेक बोला था और नेहरू ने उसमें ऐड कर दिया था, तो ये जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत पूर्व स्वतंत्र क्रिप्स मिशन के बारे में, भारत की पूर्व स्वतंत्रता की बात ही नहीं किया था क्रिप्स। संविधान निर्माती निकाय की रचना करना, ये ठीक था, कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनाना ताकि लोग अपना संविधान बना सके, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे चर्चिल थे, तो विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद थे, तो वो वार्ताकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? देखिए लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय था, वो गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने अपनी बहन को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि राजनीतिक फिरौती कहा था, ये जो आंदोलन गांधी कर रहा है ये राजनीतिक फिरौती के लिए कर रहा है, ऐसा बोला था, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा था। ये एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ठीक है। लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल जब योजना होती है, चेम्सफोर्ड भी नहीं है, ठीक है, चेम्सफोर्ड भी नहीं है, और चेम्सफोर्ड आई थिंक रॉलेट एक्ट के टाइम पे थे, हाँ। लॉर्ड लिनलिथगो तो नहीं, ठीक है। तो इसका कार्यकाल बहुत लंबे समय तक था जो लिनलिथगो था, इसका 1936 से 1943 तक भारत में रहता है, और इन्हीं के काल में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और इसीने ही गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। चर्चिल ने भी, जो पीएम था उस टाइम चर्चिल था प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, पीएम चर्चिल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली बहुत बड़ा है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो क्रिप्स मिशन विफल हो गया। उसकी असफलता के बाद ही ये आंदोलन शुरू करते हैं भारतीय। तो वर्धा में क्या होता है, 6 से 14 जुलाई के बीच में 1942 में क्या होता है, कांग्रेस की समिति की बैठक जो कि बॉम्बे में महाराष्ट्र में अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, ये जो कार्यकारी कांग्रेस की समिति की बैठक हुई थी वर्धा में, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। इतने नाम में महात्मा गांधी, JB कृपलानी, इन लोगों ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव यहीं से पास किया गया था। और देखिए उससे पहले क्या होता है, वर्धा में तो ये हो गया, ठीक है, और प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 8 अगस्त को इसमें संशोधन होता है। संशोधन के इसको मुहर लग जाती है कि हाँ अब शुरू होगा आंदोलन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जो कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते, क्योंकि इसी बीच कांग्रेस का सेशन नहीं होता है। कांग्रेस का सेशन क्यों नहीं होता, लोग सभी युद्ध में बिजी रहते हैं और कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी जाती है। इलीगल इंस्टीट्यूशन बोल दिया जाता है, असंवैधानिक संस्था। लोगों को गिरफ्तारी हो जाती है, लोग अंडरग्राउंड रह के कार्य करते। तो कंडीशन ऐसी थी कि कोई सेशन नहीं हो पाया। तो ये लंबे समय तक अपने कार्यकाल, और ये 6 वर्ष यानी 6 वर्ष तक ये रहे, और अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और जब ये सेशन हुआ, तो जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद कब से थे, जो रामगढ़ में हुआ था ना, अगस्त प्रस्ताव के टाइम 1940 के टाइम, ठीक है, झारखंड में, जो तब से ये सेशन में थे, तब से ये अध्यक्ष थे। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान याद कर लीजिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी 8 अगस्त को, और जिसमें वर्धा प्रस्ताव जो भारत छोड़ो की पुष्टि हो गई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन से पहले गांधी जी ने क्या क्या बयान दिए थे, तो सरकारी कर्मचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि गांधी जी ने बोला था इस बार की जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी नहीं छोड़े, अपनी निष्ठा से। तो देखिए जाए तो क्या क्या प्रावधान बोला था कि सरकारी कर्मचारी जो हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे, सरकारी काम करे लेकिन छोड़े नहीं। और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। सैनिक को बोला कि सेना में काम करिए, पर देखिए कि वो जो भारतीय हैं उन पर अपने लोगों पे गोली ना चलाए। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय तक दृढ़ रह सके, ठीक है। ये बात बोली, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। ऐसा पहले ही घोषणा कर दी थी गांधी जी ने कि जो नौकरी कर रहा है नौकरी करे, लेकिन अपनी निष्ठा रखे कांग्रेस के प्रति। जो भी रेजिमेंट, जो भी सेना में काम कर रहे हैं वो भारतीयों पर गोली ना चलाए, जो भारतीय हैं, ठीक है। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया एक वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में से संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। यानी अब बोला कि पूरी आज़ादी चाहिए। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रयास अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु कोई भी प्रस्ताव दे दे, लेकिन इस बार क्या है, मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कुछ कम नहीं। यानी डू एंड डाई, कुछ भी करूँगा पर आज़ादी लेके रहूँगा। मैं अपना एक मंत्र देता हूँ। ये ग्वालियर टैंक में इन्होंने आई थिंक 72 मिनट का दिया था, शायद 72 या 70 मिनट का ये भाषण हुआ था। और इसी में पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि हाँ 70 मिनट का था ये भाषण, ठीक है। ग्वालियर टैंक में 70 मिनट का भाषण था। और पट्टाभी सीतारामैया ने इसको सुन के कहा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यानी भगवान का अवतार समझ लीजिए, जो पैगंबर है उनसे प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, ऐसा पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं।
तो 70 मिनट का ये भाषण देते हैं ग्वालियर टाइम में। इस मंत्र का डू एंड डाई यानी करो या मरो दिया था। इस मंत्र का आशय क्या था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी मर भी जाए तब भी कोई दिवंगत। हाँ ठीक है। 8 अगस्त 1982 को अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था तथा इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी, नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया गया था। तो इस आलेख जो बनाया था, रूपरेखा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद के महात्मा गांधी ने किसके सहयोग से बनाया था? मौलाना आज़ाद और गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से बनाया था। एक पॉइंट यहाँ नोट करने की जरूरत है कि हिंदू महासभा जो थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्यों समर्थन नहीं किया गया था? देखिए, मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी, पाकिस्तान। ये अलग देश के विभाजन में लगी हुई थी, इसको भारत से मतलब नहीं है, कुछ भी हो, मुझे बस पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदू महासभा अपने रियासतों में बिजी है, वो नहीं जाती थी, वो पैसा इसी समय अपना, व्यापारी वर्ग भी बहुत कम शामिल होते हैं इसमें, व्यापारी वर्ग भी, क्योंकि वो पैसा बना रहे थे इस टाइम, बहुत आमदनी हो रही थी उनकी। और हिंदू महासभा भी नहीं शामिल हुई थी। हिंदू महासभा इसमें नहीं शामिल होती क्योंकि वो कांग्रेस को पहले से भी सपोर्ट नहीं करती रहती है। कांग्रेस को पहले से भी हिंदू महासभा सपोर्ट नहीं कर रही थी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं कर रही? जो साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जो युद्ध हो रहा था, एक तरफ ब्रिटेन था, ब्रिटेन के साथ कौन था? रशिया में जो था वो रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी होने की वजह से ये अब ब्रिटेन के विरोध में तो नहीं लड़ेगा क्योंकि रशिया इसके साथ था, उसकी वजह से। और इन लोगों ने समर्थन नहीं किया। जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता, एक बार और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया था कि हमारे हाथ में अब तलवार है, ये भी बहुत वो वाला, इसमें बहुत धार है, इसमें हमें भी चोट लग सकती है, पर हम मतलब नहीं, वही ना, झुकेगा नहीं वाला, कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है, यही बोला था, मतलब यही। तो 9 अगस्त को जैसे ही ये आंदोलन 8 अगस्त को शुरू होता है, उस तुरंत सुबह ही 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। और आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी, अंग्रेज बहुत दमनकारी नीति अपनाते हैं, बहुत लोगों को मारते पीटते हैं। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत क्या करते हैं? सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जो भी गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू भी रहती है साथ में, पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया जाता है। और बाकी जो लोग रहते हैं, जो कार्य समिति के सदस्य, जैसे नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद आचार्य कृपलानी, इन लोगों को अहमदनगर किले में रखा जाता है। और जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जैसे राजेंद्र प्रसाद, ये लोग मुंबई में नहीं आए थे ग्वालियर ट्रेन के पास, अतः इन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना में जो बांकीपुर जेल है, बांकीपुर जेल में नज़रबंद करवा दिया जाता है। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया जाता है। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी में देखने को मिलेगा। बिहार में जो मुंगेर जिला है वहाँ पे, और यूपी में जो बलिया जिला है, बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस आंदोलन का आधार तो अहिंसा था, यानी नॉन वायलेंस। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन बाद में जाके ये हिंसात्मक हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि अब गांधी जी बोलते हैं, अगर दमनकारी, गांधी जी खुद बोल रहे थे कि अगर अंग्रेज दमन करते हैं, हमारा कुछ करते तो हिंसा हो ही जाएगी। तो उसके विरोध में हिंसा हुई थी और गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया था। तो अगर कोई आपको मार रहा है तो आप अपना प्रोटेक्शन तो करोगे ना, आप डिफेंड करोगे ही। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, हिंसात्मक बन गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे ही आंदोलन शुरू होता है तभी सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस आंदोलन में तो पहले अध्यक्षता गांधी जी ही कर रहे थे। अभी स्टार्टिंग तो गांधी जी ने की, लेकिन अध्यक्षता कोई नहीं कर पाता क्योंकि ये आंदोलन शुरू होते ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब अपना अपना कर रहे थे, जैसे देसी रियासतें अलग अलग, गांव में अलग चल रहा था। प्रथम चरण में ये शहर में रहता है, फिर गांव में जाता है, गांव में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जाती है, समानांतर सरकार बनती हैं, अपना अपना नेतृत्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये खुद
अगर पूछा तो ये कैसा आंदोलन था, एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 1943 से 1943 भारत का वायसराय गवर्नर जनरल भी रहा। देखिए, तो पहले तो लिनलिथगो थे, इनका नाम ही है। उसके बाद लॉर्ड वेवेल 1943 के बाद हो जाते हैं, लेकिन लॉर्ड वेवेल उससे पहले क्या थे, ये कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मौलाना आजाद थे। उल्लेखनीय कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे ये, और 1941 से 1945 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, और वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में जब लोगों को गिरफ्तार हो गया, लोग अपने आप को अंडरग्राउंड करने लगे थे, क्योंकि अंडरग्राउंड करके लोगों को जगा रहे थे, लोगों में चेतना जागृत कर रहे थे। तो उसमें लोग शामिल कौन कौन थे, जो देखिए गुप्त, इसमें क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो प्रसारित किया जा रहा था बम्बई से। ठीक है, बम्बई से गुप्त रेडियो इसमें जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटी दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। तो उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राम लोहिया इसमें बोलते थे, उषा मेहता इसके साथ ही प्रसारण में इनका हाथ था। संचालन कौन करती थी, उषा मेहता, और बोलते कौन थे, तो लोहिया। इसमें जयप्रकाश नारायण भी इसमें अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण, सुचिता कृपलानी का भी नाम आपने सुना होगा, और आशफ उषा ये तो ठीक है, उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता जो होती है भूमिगत रेडियो का संचालन करती है, लोगों को बताती हैं, लोग जैसे जागृत हो जाते हैं कि ये चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान ना क्या होता है कि जो रेलवे, भारतीयों द्वारा रेलवे जो कनेक्टिविटी होती है ब्रिटिशर की, जैसे दूसरे टेलीग्राफ जो होता है उस कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं, रेलवे पुल को तोड़ देते हैं, रेलवे को तोड़ देते हैं, उनकी संस्थाओं को जला देते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती है इस आंदोलन में। लेकिन जब ये रेडियो प्रसार होता है, इसमें भी अंग्रेजों को पता चल जाता है। तो ये आंदोलन तो बहुत तेज था, लेकिन इसका भी दमन कर दिया जाता है। लेकिन लोगों में जोश, वो भावना, वो उत्साह जागृत रहता है। और इसमें जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि ये रेडियो का प्रसारण हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, अंडरग्राउंड तार बिछवा दिया गया था, ये सब चीज़ें हुई थी। तो अंग्रेज क्या किए, नवंबर में ही इसको भी जब्त कर लिए, रेडियो को भी जब्त कर लिए थे। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिका पत्रकार जो था लुई फिशर, महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे, और ये महात्मा गांधी के साथ था। देखिए वेब मिलर जो थे, वेब मिलर कब साथ थे, दांडी मार्च के समय ये पत्रकार साथ था। अब यहाँ पे लुई फिशर जो अमेरिकी पत्रकार थे, ये इस टाइम गांधी जी के साथ थे। और अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्लबर्ग, एडगर्सनो, एमएल सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है, ये भी लोग साथ में थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट लुई फिशर है कि जिन्होंने भी लिखी है महात्मा गांधी की। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी, संयुक्त प्रांत यानी यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। यह विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। और यूपी में आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ जिला, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में ये जन विद्रोह का केंद्र आया। 1942 का अगस्त, इसे देखिए ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। और किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था ये आंदोलन। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करने, रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था, चर्चिल को भेजे गए तार में तत्कालीन वायसराय जो था लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों से संगठित किया। हजारीबाग जेल से विभाग सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया था।
फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में, फिर ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं बीच में, और फिर इनको 1946 में रिहा किया जाता है। ठीक है, ये दिवाली के दिन भाग जाते हैं जेल से। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हैदराबाद से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना लाया गया इनको। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश ये लोग भागे थे जेल से, लेकिन इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 नवंबर को, और मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और पटना में लाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन की संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था कि उसके बारे में पट्टाई सीतारमन ने लिखा था कि जो अभी मैंने ऊपर बताया ना, कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति के प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, ऐसा पट्टाभी सीतारमन ने कहा था जब उन्होंने 70 मिनट का भाषण ग्वालियर टैंक में दिया था गांधी जी ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, और जो वही भारतीय हिंदू महासभा जो था वो भी इससे पृथक रहा था। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता 1947 तक समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन संघ में कोई भाग नहीं लिया। इस आंदोलन में भीमराव अंबेडकर भी साथ नहीं थे। ठीक है, ये भी पॉइंट याद कर लेना, मुस्लिम लीग तो थी भी नहीं और भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे। वर्ष 1940 को लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा आशफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है इनको, ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। और अरुणा आशफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या करते हैं, भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि देश के कई स्थानों पर जो समानांतर सरकार थी, पैरेलल गवर्नमेंट थी, वो बन गई थी। और 1942 के दौरान 3 प्रमुख पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे बनी थी, बलिया में बनी थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये बनी थी, और मिदनापुर जो बंगाल है वहाँ पे बनी थी 1942 से 1944 तक। और सबसे जो कि जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए प्रारंभ किया था। तीसरा बना था सतारा महाराष्ट्र में पैरेलल गवर्नमेंट, जो कि 1943 से 1940 तक सबसे लंबे तक समय तक यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चली थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे, वाई.जी. चौहान एवं नाना पाटिल इसके महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय समांतर सरकार रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है जेल में। अब गांधी जी का एक हथियार क्या था, आमरण अनशन। गांधी 10 अप्रैल 1942 को 10 अप्रैल 1943 को कह देते हैं 1944 सॉरी 10 अप्रैल 1944 को ये घोषणा कर देते हैं कि वो अब आमरण अनशन पे बैठने जा रहा है। अब क्या होता है, ये इनका आमरण अनशन 21 दिन चलता है, और 6 मई देखिए 21 दिन चलता है इनको आमरण अनशन। तो अब क्या होता है कि विदेश जो कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे और जो ब्रिटिशर के साथ जो मित्र वाले देश थे और बाकी जो देश थे, वो ब्रिटिशर पे दबाव बना रहे थे कि गांधी जी को रिहा कर दो, नहीं तो उनकी डेथ हो जाएगी। पर ब्रिटिशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो चर्चिल इवन कह भी देता है कि चर्चिल कहता है कि जो चर्चिल रहता है उस रिहाई के समय गांधी जी के कहता है, जब मैं हर जगह जीत रहे थे तो उस वक्त एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ठीक है, सेकेंड ये करेक्ट कर लेना। आई थिंक गांधी जी ने अनाउंसमेंट की थी 10 फरवरी को अनाउंसमेंट की थी, और 7 मार्च को इन्होंने अपना जो व्रत है, अनशन है, वो तोड़ा था। लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ गई, रिहाई नहीं होती, तबीयत बिगड़ने के बाद इनको हॉस्पिटल लेके जाता है, तो 6 मई 1944 को उनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, अब पूरा एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया, तो अब हम PYQ डिस्कस कर लेते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उस समय अध्यक्ष कौन थे, एक ही अध्यक्ष है जो 6 वर्षों तक रहते हैं, क्योंकि इस टाइम सेशन होता नहीं तो अध्यक्ष बनते रहे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो वर्धा में, मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, लॉर्ड वेवेल थे, जो बाद में 1943 में क्या बनता है, वायसराय बनता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त को भी देखने को मिलेगा, 8 अगस्त को संशोधन करके प्रस्तावित कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, 9 अगस्त को शुरू हो जाता है।
तो 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और भारत सरकार के स्वतंत्र संघर्ष के तहत अंग्रेज के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी जाती है। 9 अगस्त को शुरू हो जाता है और ऑपरेशन जीरो आर लगा के सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 8 अगस्त को क्या हुआ था? पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, स्वीकार कर लिया गया था। तो AICC ऑल इंडिया जो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था, बात सही है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीय सम्मिलित करने, ये सब बात कहाँ से? सभी प्रांतों में त्याग तो 1939 में कांग्रेस ने दिया था। डोमिनियन स्टेट वाला ये सब नहीं था, अभी तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना इस टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में हुआ था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 70 मिनट की भाषण दिए थे गांधी जी ने और पटावी सीतारामैया में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि अवतार या पैगंबर के से प्रेरित होकर गांधी जी का भाषण है। जो वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? एक ही बात है, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बॉम्बे से, बम्बई में हुआ था। ग्वालियर टैंक में भाषण देने से शुरू हुआ था गांधी जी, वर्धा से, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बॉम्बे से, वर्धा, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा की गई थी, तो घोषणा की गई थी 1942 में। 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। 9 अगस्त को शुरू हुआ आंदोलन, उसके बाद तुरंत ऑपरेशन जीरो आर लगाकर सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में, तो अगस्त 1942 में, ठीक है। ये ईयर और मंथ भी याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के त्यागपत्र देने को कहा। नहीं, त्यागपत्र नहीं बोला, काम करते रहिए लेकिन कांग्रेस के प्रति प्रतिष्ठा या इस आंदोलन के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखिए। सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए भी नहीं कहा, बोला कि गोली मत चलाइए लेकिन अपना काम करिए। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए यस, यही कहा। केवल 3 सही हो जाएगा। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिनवत करेंगे, यानी डू एंड डाई का नारा भी गांधी जी ने दिया था। ये जो नारा था गांधी जी का था और गांधी जी ने ये बात कही थी, या तो फिर हमें पूर्ण स्वराज्य दे दो या तो शहीद होंगे, मरेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और ये है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। 9 करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या नर मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। डू एंड डाई का नारा। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। गांधी जी करो या मरो का आह्वान या नारा था, इसका मतलब क्या था? ये नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का ये नारा था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से प्रारंभ हुआ था? जो क्रिप्स मिशन था वो विफल हो गया था, उसी प्रक्रिया के बाद हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? जो कमेंट्स दिए गए हैं वो सही नहीं है। यह एक आंदोलन अहिंसक था। यस, शुरू तो अहिंसक के रूप में हुआ था लेकिन बाद में ये हिंसात्मक है। इसको पूरी तरीके से अहिंसक कहना भी ठीक नहीं है, तो ये बात थोड़ा डाउटफुल है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी गांधी जी की अध्यक्षता में शुरू तो हुआ था पर ये हो नहीं पाया। जैसे ही आंदोलन शुरू किया सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सभी अपने अपनी तरीके से आंदोलन अपना अपना नेतृत्व करने लगे थे, तो ऐसा तो बात सही नहीं। यह आंदोलन स्वतः, ये बात सही है। इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग आकर्षित नहीं किया था। श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग सम्मिलित थे, तो मुझे नहीं लगता व्यापारी वर्ग कम सम्मिलित थे। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन पूर्णतः, इसमें पूछा क्या? सत्य नहीं है, तो देखिए सत्य तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दोनों मान सकते हैं। थोड़ा डाउटफुल है ये, दोनों ही, लेकिन जो बोला गया है इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि ये आंदोलन शुरू में हिंसात्मक शुरू था। देखिए इसमें तीनों नहीं हो सकता, ये सब सही है आंदोलन, ये दोनों श्रमिक वर्ग के वैसे नहीं कर सका। तो ये जो असत्य है ना, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसान वर्ग ज़्यादा आकर्षित हुए थे इसमें, ग्रामीण के लोग, किसान।
इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये गलत है। जबकि अहिंसक शुरू हुआ था, इसके लिए हम मान सकते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं है अगर बात देखा जाए तो। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब देखिए अब नेतृत्व पूछ लिया तो नेतृत्व महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग में किया था। इसीलिए देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के दे रहा है, तो ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ऑप्शन में ही है, तो महात्मा गांधी ने ही शुरू में किया था। बाकी ये तो खुद ही इसका नेतृत्व सब लोग खुद कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था स्टार्टिंग में। अभी यहाँ पूछा गया था ना, इसका नेतृत्व तो गलत मान लिया था, अब यहाँ कैसे हम सही मान सकते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, मान लेते एक स्टेप के लिए। कांग्रेस को एक शासन, ये बात सही है, लीगल इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन है। ठीक है, यह एक स्वतः, अब तो बताइए आप, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं मानेंगे अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन के आधार पे देखें तो मुझे ये स्टार मार्क कर दो। ठीक है, अब देखिए जो आयोग माना था वो क्या माना था? बी माना था। अब बी कैसे हो सकता है? बी तो बिल्कुल गलत है, बी तो घोषित कर ही दिया था कि असंवैधानिक संस्था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? नहीं किया था। हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूपीक सभी ने नहीं किया था। ठीक है, अम्बेडकर ने भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये बात तो सही है। जवाहरलाल नेहरू के सहयोग किया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, तो ये सही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था, दो लोगों के सहयोग से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से और मौलाना आजाद कलाम। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी, जो रूपरेखा थी महात्मा गांधी ने तैयार की। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा छोड़ देते हैं, अभी देखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग था वो, क्योंकि उसमें कुछ अलग दे दिया था, वो हम डिस्कस करेंगे। भारत छोड़ो ने गायो एंड डाई का तो महात्मा गांधी ने दिया था, बट वो स्लोगन किसने दिया है ये पूछा है, तो मैं उसको देखती हूँ। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? देखिए गांधी जी ने 10 फेब को 1944 को अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो आमरण अनशन पे जाएंगे 21 दिन के लिए। देन क्या होता है, अंग्रेज़ों पर दबाव बनता है, जो रशिया है, अमेरिका है, कि भारत को आज़ाद कर दीजिए या फिर गांधी जी को रिहा कर दीजिए, क्योंकि गांधी जी अब आमरण अनशन करेंगे तो मर जाएंगे ना, ऐसा होता है। सभी दबाव बना रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आघा पैलेस में तैयारी में लग गए थे कि गांधी जी मरे और कब इनको जाके इनका अंतिम संस्कार किया जाए। और इसी को लेकर जो पीएम था चर्चिल, उसने बोला था कि हम सारी दुनिया को जीत रहे हैं, लेकिन इस बुड्ढे से नहीं जीत पा रहे हैं, तो मतलब ये बोला था ऐसा कुछ। तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन यही था कि गांधी जी अनशन पे गए थे और इन्होंने मार्च में अपना अनशन तोड़ा 21 दिन का, और 6 मई को इनको तबीयत को लेकर इनको रिहा किया गया था, 6 मई 1944 को। तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से रिलेटेड है ऑपरेशन रूबिकॉन। क्या मतलब है इसका? आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी, और चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। तो ये इस गांधी जी के आमरण अनशन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी गोपालाचारी ने दी वे आउट, गोपालाचारी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजगोपालाचारी ने दी वे आउट, ये जो दी आउट नामक पैम्पलेट है, जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है इस पैम्पलेट में था, वो बताना है। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, नहीं।
केंद्रीय कार्यकारी परिषद के इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेताओं। 9 केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में 1945 के अंत तक नए चुनाव कराए जाएं, संविधान का निर्माण कराया जाए, वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। तो ये नहीं था, ये संवैधानिक गतिरोध का हल था इस पैम्फलेट में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1940 में दी आउटेट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। तो जो ये पैम्फलेट था, इसका कांग्रेस ने विरोध किया था, तब गांधी जी ने जिन्ना ने अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा भी की थी, जिसे जिन्ना ने भी अस्वीकार कर दिया था। तो ये पैम्फलेट यही था जो असंवैधानिक गतिरोध है उसका हल था ये। नेक्स्ट देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल सही है, सभी लोग एकजुट आए थे। जो 1857 की क्रांति थी उसके समान ये बोला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो देखिए लैंग्वेज कितनी अलग है, तो दोनों ही सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पास शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज का समय तकाजा थी। तो अभी देखिए ये आंदोलन बहुत लोग चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता जल्दी मिल जाए और भारतीय जो है भारत के अंदर केंद्र जो अंतरिम सरकार है भारत का बन जाए, ब्रिटिशर को भगा दिया जाए। तो ये बात दोनों सही है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी टफ है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना कहाँ की थी? यह गोहपुर की घटना थी। तो कनकलता बरुआ का जन्म जो हुआ था 1924 में असम में हुआ था। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान इनकी गोलीबारी से ये शहीद हो गई थी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, मैंने बताया था ये हुआ था बलिया में। सबसे पहले हुआ था बलिया में, देन सतारा, देन वो मिदनापुर बंगाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में भारतीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में, 1944 तक हुई थी, 1945 तक सबसे लास्ट तक चलती है सतारा का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समान पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सूची के दिए गए को अपना उत्तर बताना है। तो देखिए बलिया में हुआ था, सतारा में हुआ था, मेरठ और हजारीबाग में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है अगर देखा जाए तो, बलिया और सतारा और मिदनापुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पर हुई थी, बलिया में अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक जो कि मिदनापुर बंगाल में है दिसंबर 1942 में, अगस्त 1944 तक चला था यह जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। देन महाराष्ट्र में 1943 में होता है, 1946 तक चलती है, सबसे लंबे तक चलने वाली सरकार थी, ठीक है। तो जो नेतृत्व करते अगर देखा जाए तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ के जो सतारा के थे वो चौहान और नाना पाटिल थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वी है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये देखिए इन्होंने अरुणा आसफ अली गलत टाइम में झंडा भी फहराया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख संगठन में थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जब सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सुचिता कृपाण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ये लोग अंडरग्राउंड होके आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान गिरने के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। हाँ, तो ये बात तो सही है, क्योंकि अंग्रेज के साथ इसलिए आ गए थे मुस्लिम, क्योंकि ये अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे और अंग्रेज से मिले हुए थे इसलिए।
जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की वजह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ये बात भी सही है, तो इसीलिए दूर हो गए थे कांग्रेस। तो बी ए बी एन दोनों सही, स्पष्टीकरण भी सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इससे आता है। इसमें भी क्या है, कथन और स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा सही है वो बताना है। देख, कथन दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1992 ने भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये बात तो सही है, भाग नहीं लिया था। इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ये बात भी सही है कि देरी होगी। नहीं, ये विचार नहीं था। आई थिंक ये विचार नहीं था। ए सत्य है पर आर गलत है। ये विचार नहीं था कि देरी होगी इसकी वजह से इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ए सही है, आर गलत है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और 1940 से लेकर विदेशी सत्ता 1940 तक समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में शक की कोई भूमिका नहीं थी, 1940 से 1947 तक। ठीक है, नेक्स्ट भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने की सफलता मिली थी। ये बात तो सही है। करो या मरो के बिना नेतृत्व के भी लोग आंदोलन कर रहे थे। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो ये बात भी सही है। तो ए एंड दोनों स्पष्टीकरण भी सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण हुए थे और भाग के फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1946 में इनको रिहा किया जाता है। उस दिन जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी। इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप की गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में और पूरे भारत में भी जो भी कनेक्टिविटी थी, रेल पुल सब तोड़ दिए गए। टेलीग्राफ को तोड़ दिया गया सो दैट जो ब्रिटिश है वो बाहर देशों से बात ना कर पाए, उनकी कनेक्टिविटी टूट जाए। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे, तो आगा खां पैलेस पे इनको नज़रबंद कर दिया गया था। इनके साथ और भी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, लोगों को भी अहमदनगर किले में बंद करवा दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद पटना में थे, बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था, तो बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में ही इनको नज़रबंद करवाया गया था, आगा खां पैलेस में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजे गए थे, तो बांकीपुर जेल पटना में भेजे गए थे, क्योंकि उस समय ये बॉम्बे में नहीं गए थे, तो इसलिए ये बच जाते हैं, लेकिन इनको इधर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो जहाँ रहता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। निम्नलिखित कथन दिए गए उन पर विचार करना। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 को अगस्त आंदोलन को, यानी अगस्त आंदोलन ही तो भारत छोड़ो आंदोलन है, को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो हाँ, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ऐसा लिनलिथगो ने न्यूज़ पहुँचाई थी ब्रिटेन में। और कुछ क्षेत्रों के किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो ये भी सही है, तो बोथ ऑप्शन सही है, और तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको 1857 की क्रांति के समान बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुए थे, तो बिहार और उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे ज़्यादा हुए थे। ठीक है, इसमें बलिया, मुंगेर, ये सब जिले ज़्यादा प्रभावित थे, आजमगढ़, गोरखपुर। निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी की जीवनीकार थे, तो लुई फिशर थे, महात्मा गांधी के साथ थे इस टाइम। जब दांडी मार्च हुआ था उस टाइम वेब मिलर थे। ठीक है, तो ये नहीं है, तो लुई फिशर जो इनके जीवनी लेखक भी हैं। महात्मा गांधी के जीवनी कार लुई फिशर का संबंध कहाँ था, किससे संबंधित है, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, अमेरिकी पत्रकार थे। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर थे, एक फ्रांसीसी ने, एक अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, इंग्लैंड, ये क्वेश्चन है कि इंग्लैंड अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ का नाम दिया, मतलब उनके साथ था, उसका नाम क्या था, तो लुई फिशर था। वेब मिलर जब आएंगे तो वो दांडी मार्च से संबंधित थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी जो इनके साथ और भी लोग थे जो पूछे जाते हैं, अगर मतलब यही पूछा जाता है बेसिकली पत्रकार का नाम ही। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। ठीक है, भारत के और जब शुरू हुआ था तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, बाद में 1943 में वायसराय बेबल बन जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, तो देखिए ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसको पढ़ लेते हैं, तो ये लगाया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के
तो भाग के दिवाली के दिन उधर ही जाते हैं, नेपाल में ही शरण लेते हैं। तो बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता बनाते हैं ये जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था। जो भी सरकारी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश सरकार की, उनको तोड़ना, ताकि युद्ध के कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। और मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया था। और उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया भी थे, श्याम नंदन सिंह थे, वेदनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। उसके बाद इनको रिहा किया जाता है 1946 में। उस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था? तो उस टाइम राम मनोहर लोहिया थे और उषा मेहता एक लेडी थी जो संचालन का काम करती थी। बोलने का काम ये करते थे, लोगों को जागरूक करने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन में, तो ये बात तो सही है। द्वितीय गोलमेल तो हुआ नहीं था, वो 1931-30 की बात है। आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ी ये नहीं है, ये तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार का गठन तो ये 1946 का है, ठीक है, ये सब नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का रेडियो का प्रसारण किया था? तो रेडियो का प्रसारण किया था, ठीक है, उषा मेहता ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, भारत छोड़ो आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ था? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से भारतीयों के मतलब रिजल्ट क्या था, क्यों भारत आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये बात तो सही है कि निराश हो गए थे भारतीय क्रिप्स मिशन से। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी भी थी, ये भी थी कि गांधी जी के लेखनों देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। गांधी जी ने हमेशा अहिंसक कहा है, तो हिंसक नॉन वायलेंस के सपोर्ट करते हैं। जो कांग्रेस थे उसके द्वारा 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो भारत छोड़ो का था। तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष है? तो रामगढ़ जो झारखंड का अधिवेशन होता है 1940 में, उस टाइम ही अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद से 6 साल तक कांग्रेस का सेशन नहीं होता है, युद्ध में लगे रहते लोग। तो अबुल कलाम आज़ाद को ही बनाए रखा जाता है अध्यक्ष, ठीक है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमने डिस्कस कर लिया था। भारत छोड़ो का नारा, अब ये एक क्वेश्चन था, इसी पे थोड़ा डाउट था क्योंकि जो टेक्स्ट बुक अगर सोर्सेज में देखा जा रहा है तो महात्मा गांधी ने दिया था, पर यहाँ पे दिया गया है तो इसको मैं एक बार कंफर्म करती हूँ थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स लेके, ठीक है। तो देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो नारा जो स्लोगन, रियल स्लोगन किसने दिया था? ये जैसे किसी ने इसका प्रयोग किया हो, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल जो किसने दिया था ये नारा, ये पूछा जाता है। तो देखा जाए इसका जो आंसर क्या है जो MPPCS में माना गया है, एक बार मैं रीचेक करके आपको बता रही हूँ। तो देखा जाए ये जो क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो देखिए अगर महात्मा गांधी के साथ अगर यूसुफ मेहर अली नहीं आते, ये जो टॉपिक, ये बर्निंग टॉपिक था क्योंकि जब मन की बात हुई थी ना तब नरेंद्र मोदी ने भी इसको PM जो है वो यूज़ किए थे, इसको इनका नाम यूज़ किए थे। तो ये बेसिकली कांग्रेस के लीडर ही थे जिन्होंने 1942 में महात्मा गांधी को ये जो वर्ड है, स्लोगन है, वो बताया था। और ऑफिशियली अगर इसका यूज़ किया था तो महात्मा गांधी ने यूज़ किया था पब्लिक में। ज़्यादातर हम महात्मा गांधी को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे यूसुफ मेहर अली आ गए तो हमें यूसुफ मेहर अली के साथ जाना चाहिए, बिकॉज इन्होंने दिया था लेकिन इनका नाम उतना आता नहीं है, यहाँ आया हुआ है और मन की बात में भी इनका नाम कंसीडर किया गया था, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे डू एंड डाई का नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, इनका नहीं था, तब ये नहीं कह सकते। डू एंड डाई का अगर पूछा जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन अगर पूछे कि भारत छोड़ो का नारा दिया गया लेकिन ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली नहीं है, तब महात्मा गांधी के साथ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे है तो हम यूसुफ मेहर अली के साथ जाएंगे, जैसा कि MPPCS में एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर भी यूसुफ मेहर अली माना गया। महात्मा गांधी तो इनके साथ है, महात्मा गांधी इनके सहयोगी थे, महात्मा गांधी के साथ ही रहते थे और सहयोगी थे, तो महात्मा गांधी को ही इन्होंने बताया था कि भारत छोड़ो नाम से करो। तो मैं यूसुफ मेहर अली विल बी द करेक्ट आंसर, तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर नहीं है ऑप्शन में तो महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पे डू एंड डाई का अगर हम कंसीडर करें तो डू एंड डाई महात्मा गांधी का, ठीक है, करो या न मरो का नारा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।